नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि पीसीएस के कार्यक्रम साइंस दिस वीक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम विज्ञान खंड से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर आपके सामने आते हैं, जो हाल ही में चर्चा में होते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के वो प्रश्न कौन से हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपके सामने है कि सिक्यूरा डेंसिक्लेवा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एक गुफा अनुकूलित मछली है जो मेघालय में चूना पत्थर की गुफा क्रेम मानव माओ जिम्बुइन में खोजी गई है। अब देखिए, पहला कथन आपका यह है कि ये गुफा अनुकूलित मछली है, यानी कि गुफा में रहने के हिसाब से ये अनुकूलित है, इसके लिए वो वातावरण अनुकूल है। और मेघालय में चूना पत्थर की गुफा क्रेम माओ जिम्बुइन में खोजी गई है, वो स्थान है जहां पर ये खोजी गई है। दूसरा कथन है, एक ट्रोग्लोफाइल प्रजाति है, इसकी प्रजाति का नाम बताया गया है, जो कि भूमिगत गुफाओं और भूमि ऊपरी आवासों दोनों में जीवित रहने में सक्षम बनाता है। इस प्रजाति की खास बात ही ये बता रहा है इस कथन के हिसाब से कि वो भूमि के ऊपर और भूमि के अंदर दोनों ही परिस्थितियों में रहने के अनुकूल है। अब इसके लिहाज से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये दोनों ही कथन आपके सही हैं। इसके लिहाज से आपका विकल्प सी सही होगा, क्योंकि ये जो मछली है एक गुफा अनुकूलित मछली है, यानी गुफा में रहने के अनुकूल इसका वातावरण, ये उसके लिए पूरी तरह से अनुकूलित है, उसके लिए वो वातावरण पूरी तरह से मुफीद है। और मेघालय में चूना पत्थर की गुफा में पाई गई है। ये काफी अंदर, 60 फीट अंदर गुफे के ये रहने में सक्षम है। काफी, जो अगर टेम्परेचर की बात करें तो 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में ये वहां पर सर्वाइव करती है। काफी कम ऑक्सीजन में सर्वाइव करती है। तो पहला कथन सही है। प्रजाति भी इसकी सही है। इसी प्रजाति से इसका संबंध है, जिसका नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, ट्रोग्लोफाइल प्रजाति। और इस प्रजाति की खास बात ही होती है कि भूमि के अंदर, भूमि के ऊपर दोनों ये रहने में सक्षम है। ये इस मछली का आप चित्र देख सकते हैं। तो ये एक नई प्रजाति है जिसका नाम क्या है, सिस्टूरा डेंसिक्लावा। यानी इस मछली को इसलिए भी आप महत्वपूर्ण मानिए क्योंकि एक नई प्रजाति के तौर पर इसको खोजा गया है, लेकिन स्थानिक है। स्थानिक का मतलब कि जो किसी विशेष स्थान पर ही पाई जाती है, इसलिए उसको स्थानिक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि असम में जैसे काजीरंगा, एक सिर्फ एक सींग वाला जो गैंडा है वहीं पर पाया जाता है, तो भारत के लिहाज से वो क्या है, स्थानिक है, एंडेमिक है। उसी प्रकार से उदाहरण के तौर पर ये आपको बताया गया, ये आप समझिए कि ये भी स्थानिक है। और मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स में, आप जानते हैं मेघालय में गारो खासी जयंतियां जो पहाड़ियां हैं, तो जो खासी हिल्स है, खासी हिल्स में ही क्रेम माओजिम्बुइन गुफा है और उसी गुफा में इसकी पहचान की गई है। इसलिए पहला कथन आपका सही है। अब ये जो है, इसकी बात करें तो ये सिस्टूरा डेंसिक्लावा एक ट्रोग्लोफाइल प्रजाति, जो कि शुरू में ही बताया गया, इसका मतलब ही होता है कि भूमिगत भी रह सकता है, भूमि के ऊपर भी रह सकता है, दोनों प्रकार के आवास में रहने में सक्षम है। इसलिए दूसरा कथन भी सही है। और ये नेमाचेलिडे कुल से संबंधित है। इसका कुल क्या है, तो नेमाचेलिडे कुल है। और मेघालय में दर्ज की गई इस तरह की छठी गुफा मछली प्रजाति है। बाकी 5 अन्य कौन सी हैं, आप सर्च करिए और कमेंट करिए। तो ये छठी है, ये क्रम भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा इसका निवास स्थान अगर बात करें तो 60 मीटर अंदर, कितने अंदर, तो गुफा के 60 मीटर अंदर तक एक शीतल वातावरण में 18 डिग्री सेल्सियस और कम ऑक्सीजन में रहने में सक्षम है। और इस प्रजाति की उपस्थिति गुफा तक ही सीमित है, जो कि आपको मैंने बताया कि ये इस चीज को स्थानिक बनाता है, यानी कि ये विशेष स्थान पर पाई जाती है, गुफा के बाहर नहीं है। तो इस लिहाज से आप ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा। अगला है, खसरा और रुबेला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मोरबिली वायरस के कारण होने वाला खसरा गंभीर जटिलताएं या मृत्यु का कारण बन सकता है, जबकि रुबेला वायरस के कारण होने वाला रुबेला आमतौर पर हल्का होता है। दूसरा कथन है, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किए गए राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान का लक्ष्य वर्ष 2030 तक इन्हें समाप्त करना है। अब इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या है, आपको बताना है। तो देखिए, पहला कथन जो है, मोरबिली वायरस के कारण होने वाला खसरा गंभीर जटिलताएं और मृत्यु का कारण बिल्कुल बन सकता है, जबकि रुबेला वायरस थोड़ा हल्का होता है, इसलिए आमतौर पर हम इसको इसी रूप में देखते हैं। तो पहला कथन आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि 2030 तक इसको समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन। तो दरअसल ये आपकी जो तिथि है, ये जो 2030 इसमें किया गया है, ये 2030 नहीं बल्कि ये 2026 है। तो इस लिहाज से आपका दूसरा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो केवल पहला कथन सही होगा, ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब देखिए, खसरा और रुबेला दोनों ही कैसे रोग हैं, तो संक्रामक रोग हैं, वायरल रोग हैं, यानी कि वायरस से होते हैं और संक्रामक भी हैं, फैलते हैं, विशेष तौर पर बच्चों को प्रभावित करते हैं। खसरा अत्यधिक संक्रामक है, वहीं पर अगर इसकी बात करें संक्रामक की तुलना में रुबेला की, तो थोड़ा सा कम है। खसरा से तो मृत्यु भी हो जाती है, मृत्यु का कारण भी बन जाता है, जबकि अगर रुबेला की बात करें तो रुबेला वायरस के कारण ये हल्का संक्रमण होता है और इससे विशेष तौर पर ये बच्चों को टारगेट करता है। तो इसलिए आपका कथन एक सही है। अब
सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत लक्ष्य ये नहीं रखा गया है कि 2030 तक इसका उन्मूलन करना है, बल्कि इसके अंतर्गत जो लक्ष्य रखा गया है कि राष्ट्रीय शून्य खसरा रूबेला उन्मूलन जो अभियान है उसके अंतर्गत वर्ष 2026 तक भारत में खसरा और रूबेला दोनों को 100% टीकाकरण के तहत कवरेज हासिल करना है। इसलिए आपका दूसरा कथन सही नहीं है जिसमें कि 2026 से लिखा है। अगला प्रश्न है DRR धान 100 जिसका नाम कमला है, और दूसरा है पूसा DST राइस 1 के संबंध में दो कथन है। इस पर आपको विचार करके सही विकल्प का चयन करना है। पहला कथन ये भारत की पहली जीनोम संपादित धान की किस्में हैं, यानी जीनोम संपादित मतलब जीनोम एडिटिंग का इसमें प्रयोग किया गया है, जिन्हें उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी, जलवायु सहनशीलता और संसाधन दक्षता को बढ़ाने के लिए डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है। दूसरा है इन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR द्वारा उन्नत CRISPR CAS9 जीनोम संपादन की तकनीकी एक है, उस तकनीकी का उपयोग करके विकसित किया गया है। ये दो बातें कही गई हैं। अब इसके आधार पर देखिए तो भारत की पहली जीनोम संपादित धान की किस्में हैं, बिल्कुल ये सही है, और ये सारी क्वालिटीज भी इसके अंतर्गत है, यानी कि इसका प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। क्लाइमेट के लिहाज से देखें तो क्लाइमेट एडेप्टेशन की क्वालिटी भी इनके अंतर्गत अंतर्गत है। इसके अलावा रिसोर्स एफिशिएंसी भी इनके अंतर्गत है। तो ये जीनोम एडिटिंग का प्रयोग करके भारत की पहली ये धान की किस्में हैं, ये दोनों ही DRR धान 100 जिसको कमला और पूसा DST राइस 1। तो पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। अब दूसरा पूछ रहा है कि इन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा उन्नत किया गया है, तो बिल्कुल सही है। किस तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है? CRISPR CAS9 जीनोम एडिटिंग की एक टेक्निक है, इसका ही प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे। तो पहला और दूसरा दोनों कथन सही है, तो C विकल्प हो जाएगा। अब DRR 100 कमला और पूसा DST की अगर बात कर ले तो ये दोनों ही भारत की पहली जीनोम एडिटिंग का प्रयोग करके तैयार की गई धान की किस्में, इसलिए इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जीनोम एडिटिंग आप जानते हैं कि क्या होता है, जीनोम में जो जीन होता है DNA में ही बदलाव कर दिया जाता है। इसी उसको चाहे DNA को हम हटा देते हैं, चाहे उसमें बदलाव कर देते हैं, चाहे DNA जोड़ देते हैं, DNA को ही एडिट करके इस तकनीक में हम विभिन्न प्रकार का परिवर्तन लाते हैं। अब ये किस्में लोकप्रिय सांबा मंसूरी जो एक चावल होता है उस पर ही आधारित है। इस ये जो दो किस्में डेवलप की गई हैं बेसिकली सांबा मंसूरी पर ही बेस्ड है। इन्हें ICAR द्वारा यानी कि ICAR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की जो तकनीकी है वो ये तकनीकी जो आपको बताई गई इसी तकनीकी का प्रयोग किया गया है और विकसित किया गया है। तो दूसरा भी आपका सही हो जाएगा। इनमें से कोई एक खास बात और है कि किसी भी विदेशी DNA को सम्मिलित नहीं किया गया है, जिससे कि ये पारंपरिक प्रजनन वाली फसलों के समान ही है। इसलिए अगर तीसरा कथन तो हालांकि नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट आप याद रखिएगा, ये भी इसमें है कि इसमें किसी विदेशी जीन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है डार्क पैटर्न के विनियमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत में वर्तमान में ऐसा कोई विशिष्ट कानून नहीं है जो स्पष्ट रूप से डार्क पैटर्न पर प्रतिबंध लगाता है, और दूसरा कहता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में डार्क पैटर्न से निपटने के लिए प्रावधान किए गए हैं। अब आपको इनमें से बताना क्या है, तो बताना है इन कथनों में से कौन सा सही नहीं है। अब देखिए पहले कथन की अगर बात करें तो भारत में ऐसा कोई विशिष्ट कानून नहीं है जो स्पष्ट रूप से डार्क पैटर्न पर प्रतिबंध लगाता हो, ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में डार्क पैटर्न से निपटने के लिए प्रावधान किए गए हैं, उसमें जरूर किए गए हैं, ये भी आपका सही है। लेकिन सही नहीं पूछा है तो आपका डी विकल्प हो जाएगा। अब देखिए डार्क पैटर्न क्या होता है। डार्क पैटर्न का मतलब कि कोई भी वेबसाइट, कोई भी ऐप इस तरीके से डिजाइन कर दिया जाए कि आपको ऐसा लगे कि उसको इस्तेमाल करने से आपको फायदा होगा, भ्रामक सूचना दे दी जाए, लेकिन वास्तव में उससे फायदा किसका होगा? ऐप डिजाइन करने वाले का होगा, वेबसाइट बनाने वाले का होगा। आपको उससे लाभ नहीं होगा, आप एक ट्रैप में फंस जाएंगे। सपोज दैट उदाहरण के तौर पर आप देखिए, कोई भी एक आप चैनल है उसका डिस्क्रिप्शन मान लीजिए आपको लेना है। आपने डिस्क्रिप्शन लिया, बहुत आसान शर्तें आपको दिखाई दी, लेकिन डिस्क्रिप्शन लेने के बाद पता चला कि उसको अगर हम अनसब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उसमें हमको बहुत सारी जटिलताओं का सामना करना पड़ता है, और हर महीने क्या होता है, आपका पैसा कट जाता है। तो इस तरह की जो डिजिटल एक तरह का ट्रैपिंग किया गया है, इसको कहा जाता है डार्क पैटर्न। अब इसी डार्क पैटर्न से निपटने के लिए भारत में कोई स्थायी नियम कानून नहीं है, लेकिन फिर भी हाल में इस दिशा में ठोस कदम उठाने के बारे में केंद्र सरकार ने ये कदम उठाया है। अब दरअसल डार्क पैटर्न डिजिटल जो कंज्यूमर एक्सपीरियंस है उसमें चिंता पैदा कर रहा है, यानी कि जो डिजिटली हम किसी चीज को कंज्यूम कर रहे हैं तो उसको लेकर हमारे सामने एक चिंता हो रही है। मान लीजिए हमने किसी चीज को ये देखकर हम किसी वेबसाइट पर चले गए कि ये पूरी तरह से फ्री है, लेकिन बहुत छोटे अक्षरों में लिखा है कि 7 दिन बाद पैसे कटेंगे। तो इस लिहाज से क्या होता है, एक तरह का डार्क पैटर्न है।
तो इस डार्क पैटर्न शब्द को पहली बार 2010 में ब्रिटेन के यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर थे हैरी ब्रिगनल, इन्होंने ही इस शब्द का इस्तेमाल किया था, बनाया था। इसका मतलब एक ऐसा डिजाइन है जो जानबूझकर ग्राहकों को गुमराह करता है और यूजर इंटरफेस में ऐसे तरीके होते हैं जो उपयोगकर्ताओं को गलत निर्णय लेने या पूरी जानकारी के अभाव में उनको उसको चुनने को विवश कर देते हैं। जैसे बड़े अक्षरों में लिख दिया कि ये पूरी तरह से निःशुल्क है, फ्री है, लेकिन वास्तव में जब आप अंदर प्रवेश करते हैं तो पता चलता है कि उसमें 7 दिन बाद पैसे घटेंगे। तो अब इसके लिए क्या होगा? तो वर्तमान में अगर देखें तो भारत कई अन्य देशों में ऐसे कोई कानून नहीं है, भारत समेत कई अन्य देशों में इसके लिए कोई कानून नहीं है। इस टाइप का जो ग्रे एरिया होता है, जो पैटर्न होता है, डार्क पैटर्न होता है, तो पूरी तरह से इसको कंट्रोल किया जा सके। हालांकि आपका इस दिशा में सरकार अब प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी इस कथन के लिहाज से देखें तो पहला कथन आपका सही है। भारत में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में अनुचित व्यापार प्रथाओं पर रोक है, इसलिए दूसरा भी सही है। तो फिलहाल विकल्प डी में आपसे पूछा था सही नहीं है, तो दोनों ही सही हैं, इसलिए विकल्प डी का चुनाव करना पड़ा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है जीन एडिटिंग एक ऐसी तकनीक है जो डीएनए को संपादित करने की अनुमति देती है। दूसरा है इस प्रक्रिया में डीएनए को जोड़ना, हटाना या बदलना शामिल होता है। तो बिल्कुल सही बात है। जीन एडिटिंग में हम क्या करते हैं? डीएनए को ही या तो उसको ऐड करते हैं या तो हटा देते हैं या उसको उस प्रक्रिया में डीएनए को हम बदल देते हैं। तो ये दोनों ही कथन आपके सही हैं और आपका इसमें से सी विकल्प सही हो जाएगा जीन एडिटिंग में। हाल ही में देखिए क्यों ये चर्चा में जीन एडिटिंग फिर से आया है, क्योंकि शेर कश्मीर कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय जो है उसके शोधकर्ताओं ने इसी तकनीकी का इस्तेमाल करके और क्या किया है, पहली जीन एडिटेड भेड़ तैयार की है। इस वजह से जीन एडिटिंग फिर से चर्चा में आया है। अब ये जीवों में भी इस्तेमाल होता है, पौधों में भी इस्तेमाल होता है जीन एडिटिंग की तकनीकी का। अब ये 4 साल के शोध के बाद ये परिणाम आया है, जीन एडिटेड भेड़ जो है वो तैयार हुई है। जीन एडिटिंग वास्तव में एक ऐसी तकनीकी है जिसमें डीएनए को ही क्या करते हैं, हम एडिट करने की अनुमति देते हैं, इसलिए पहला कथन सही। इस प्रक्रिया में डीएनए को जोड़ते, हटाते, बदलते हैं, इसलिए दूसरा भी आपका सही है। ये तकनीकी अब मैंने शुरू में ही आपको बताया कि जीवों में भी इस्तेमाल होती है, पौधों में भी, जानवरों में भी, मनुष्यों के जीन को भी बदला जा सकता है इससे। तो ये बहुत ही हम कह सकते हैं कि शक्तिशाली तकनीकी है और इसका उपयोग बेसिकली हम क्या करते हैं, किसी बीमारी के इलाज करने में इसका इस्तेमाल हो सकता है, खाद्य सुरक्षा में हो सकता है, साथ ही साथ वैज्ञानिक अनुसंधानों में भी जीन एडिटिंग का इस्तेमाल हो सकता है। तो ये आप याद रखेंगे। अब अंत में बारी आती है अभ्यास प्रश्न की और अभ्यास प्रश्न की जिम्मेदारी होती है आपके ऊपर। तो अभ्यास प्रश्न क्या है आज का? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन को पृथ्वी से 340 से 450 किलोमीटर के बीच लो अर्थ ऑर्बिट में बनाया गया है। दूसरा, यह चीन के मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम का हिस्सा है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह है विकल्प आपके सामने है। विकल्प ए है केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।